हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम देखेंगे गाला का जो मॉडल पेपर 2 है सोशल साइंस का सॉल्यूशन देखेंगे विद डिटेल एक्सप्लेनेशन। इसके मॉडल पेपर 1 का सॉल्यूशन ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, वो वही है जो गुजरात बोर्ड का सैंपल पेपर था, वही का वही है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम सोशल साइंस का सेकंड पेपर देखते हैं और कंटिन्यू इसी तरह से 3, 4 और 5 भी कंटिन्यू देखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सेक्शन ए, जिसमें फर्स्ट है मैच द पेयर्स करेक्टली। ओके, तो करेक्ट में हमें इस तरह से दिया हुआ है बॉक्स में सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। अब जिसमें जो मैच होता है वो यहाँ पे लिखना है। जो 1 to 5 ऑप्शन है एक तरफ और एक तरफ ए से लेके एफ तक। तो पहला देखो मैट्रियार्चल सिस्टम ऑफ फैमिली। तो मैट्रियार्चल सिस्टम ऑफ फैमिली वो किसके साथ रिलेटेड थी? तो आप सेक्शन बी में देखोगे तो आपको दिखेगा कि मैट्रियार्चल जो सिस्टम थी वो द्रविडियंस के साथ थी। ठीक है, वो उन्होंने ये फॉलो की थी। सेकंड देखो पृथ्वीराज रसो। तो पृथ्वीराज रसो जो कि वो किसने लिखी है, उनका नाम सेक्शन बी में दिया हुआ है। तो देखो यहाँ पे तो एक ही नाम दिया हुआ है। ठीक है, पोएट चंद्रबराई, तो हमारा आंसर होगा पोएट चंद्रबरदाई। थर्ड रानी की वाव। ओके, तो रानी की वाव जो है वो यहाँ पे सामने अब पाटन है 2002 2005, तो ऑफकोर्स वो कहाँ की है, पाटन में बनी हुई है। सॉलिटरी रिसोर्सेज, तो सॉलिटरी रिसोर्सेज किसके साथ मैच होगा? तो क्रायोलाइट मिनरल के साथ होगा। ईयर ऑफ वुमन एम्पावरमेंट, तो ईयर ऑफ वुमन एम्पावरमेंट जो है वो हुआ था 2002 सीई, सी यानी कि कॉमन एरा। अब देखो ये ईयर ऑफ वुमन एम्पावरमेंट, वुमन डिकेड, वुमन ईयर, ये कंफ्यूजन वाले टॉपिक है। तो देखो उसका आंसर मैं यहाँ पे नीचे दे देता हूँ आपको। पहले ये देख लो ईयर ऑफ वुमन एम्पावरमेंट क्या होता है, तो 2002 सीई। और दूसरा यूनाइटेड नेशन ने डिक्लेयर किया था 1975 को एज अ वुमन ईयर। ओके, 1975 को उन्होंने क्या डिक्लेयर किया था, वुमन ईयर डिक्लेयर किया था। और ईयर ऑफ वुमन एम्पावरमेंट वो तो 2002 था। एंड इट्स आल्सो डिक्लेयर्ड 1975 टू 1985 वुमेन्स डिकेड। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूजन हो सकती है, इसलिए तीनों चीजें थोड़ी अच्छे से प्रिपेयर करना। ओके, तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन सेक्शन ए एंड बी से। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्रू और फॉल्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे, ये वो पहले 5 क्वेश्चन थे, अब आएगा डायरेक्टली 6 क्वेश्चन जो ट्रू और फॉल्स है। कथकली इज अ वेरी फेमस डांस फ्रॉम आंध्र प्रदेश। ओके, कथकली इज अ वेरी फेमस डांस फ्रॉम आंध्र प्रदेश, ट्रू और फॉल्स? तो ये स्टेटमेंट होगा फॉल्स, क्योंकि कथकली है वो कहाँ का है, केरला का डांस है। ठीक है, फेमस डांस है पर किसका है, केरला का है। तो आंध्र प्रदेश का कौन सा है, तो आंध्र प्रदेश का है कुचिपुड़ी, इसलिए स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। पर्शियन वॉज द लैंग्वेज ऑफ कोर्ट ऑफ दिल्ली सल्तनत। ओके, तो ये स्टेटमेंट होगा ट्रू, पर्शियन जो लैंग्वेज थी वो दिल्ली सल्तनत की कोर्ट की लैंग्वेज थी। क्वेश्चन नंबर 8। इन ऑर्गेनिक फार्मिंग केमिकल फर्टिलाइजर एंड इंसेक्टिसाइड आर नॉट यूज्ड। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, ऑर्गेनिक फार्मिंग में केमिकल फर्टिलाइजर और इंसेक्टिसाइड का यूज नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। इंडिया रैंक फर्स्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट। ओके, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स होगी हमारी, क्योंकि इंडिया जो है वो सेकंड नंबर पे है और फर्स्ट नंबर पे क्या है, चाइना। तो सीमेंट के प्रोडक्शन में हम सेकंड नंबर पे और चाइना फर्स्ट नंबर पे है। 10 नंबर, पॉवर्टी इज अ क्वालिटेटिव कॉन्सेप्ट। अब देखो यहाँ पे मैंने कॉन्सेप्ट ब्लू कलर से इसलिए लिखा हुआ है, आई थिंक पेपर में जो गाला की बुक है उसमें कॉन्सेप्ट की जगह कॉन्सर्ट या ऐसा कुछ लिखा हुआ है, तो सिर्फ पी और टी की यहाँ पे मिस्टेक है, तो आप देख लेना वहाँ पे कॉन्सेप्ट आएगा। तो ये ट्रू होगा, पॉवर्टी जो है वो क्वालिटेटिव कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन नंबर 11, आंसर इन शॉर्ट। अब वन वर्ड के आंसर आए। वेयर इज द उत्तरार्ध डांस महोत्सव इज सेलिब्रेट। अब देखो उत्तरार्ध डांस महोत्सव जो है उसी को ही बुक में कहा गया है नॉर्दर्न डांस फेस्टिवल। ठीक है, तो ये वही है जो मोडेरा है, जिसे बुक में नाम दिया है नॉर्दर्न डांस फेस्टिवल। नॉर्दर्न को उत्तरार्ध कहते हैं और महोत्सव को फेस्टिवल, डांस का डांस है। तो ये सिर्फ लैंग्वेज चेंज करके क्वेश्चन था। उत्तरार्ध डांस महोत्सव है उसे हम क्या कहते हैं, नॉर्दर्न डांस फेस्टिवल, जो कहाँ होता है, मोडेरा महसाणा में होता है। क्वेश्चन नंबर 12, हु रोड द बुक आईने अकबरी। तो आईने अकबरी किन्होंने लिखी थी, अब्दुल फजल ने। ठीक है, अब्दुल फजल ने ये आईने अकबरी लिखी थी और उन्होंने ही दूसरी एक बुक लिखी थी जिसका नाम था अकबरनामा। क्वेश्चन नंबर 13, द नेम लेटराइट इज डिराइव्ड फ्रॉम द विच लैटिन वर्ड। तो लेटराइट जो वर्ड है वो डिराइव फ्रॉम अ लेटर वर्ड। तो लेटर का मतलब क्या होता है, मीन्स अ
ब्रिक। ओके, वर्ड सिर्फ इतना था लेटर, पर मैंने उसके साथ नाम भी डाल दिया कि लेटर का मतलब क्या होता है, ब्रिक। क्वेश्चन नंबर 14, फॉर व्हाट डेवलपमेंट प्राइस राइज अलोंग विद द स्टेबिलिटी इज बेनिफिशियल। प्राइस राइज तो होता है, पर स्टेबिलिटी से किस तरह से होगा कि वो बेनिफिशियल होगा। तो किसके लिए होता है, वो इकोनॉमी के लिए बेनिफिशियल होता है। स्टेडी जो प्राइस राइज होता है वो किसके लिए बेनिफिशियल रहता है, तो इकोनॉमी के लिए बेनिफिशियल रहता है। नेक्स्ट देखते हैं, एफ है अभी 15, ब्लैंक लैंग्वेज इज सिमिलर टू हिंदी एंड गुजराती। तो हिंदी और गुजराती से सिमिलर लैंग्वेज कौन सी है, तो वो है राजस्थानी लैंग्वेज। 16, अ 7.5 मीटर फीट हाई ब्लैंक स्टैच्यू वेइंग 1 टन वाज फाउंड इन सुल्तानगंज इन भागलपुर डिस्ट्रिक्ट बिहार। तो वो किससे बना हुआ स्टैच्यू था, तो वो था कॉपर का। और ये किसका स्टैच्यू था, तो लॉर्ड बुद्धा का स्टैच्यू था, स्टैच्यू ऑफ बुद्धा। क्वेश्चन नंबर 17, द गिरनार लिली परिक्रमा, द शत्रुंजय एंड द ब्लैंक परिक्रमास आर सिग्निफिकेंट इन गुजरात। ठीक है, तो ये गिरनार लिली परिक्रमा है और शत्रुंजय की, और तीसरी किसकी है, नर्मदा की परिक्रमा है, जो है सिग्निफिकेंट है। क्वेश्चन नंबर 18, इंडिया इज इंक्लूडेड इन द कैटेगरी ऑफ ब्लैंक ह्यूमन डेवलपमेंट कंट्रीज। तो इंडिया किस में आता है, हाईएस्ट में आता है, हाई में आता है, मीडियम में आता है। तो इंडिया आता है मीडियम में। ठीक है, 4 इंडेक्स है, इसके बाद एक सिर्फ लो बचता है, तो उसमें डिटेल में क्वेश्चन आगे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 90, ULFA यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम इज अ इंसर्जेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ। तो उसके नाम में ही आंसर है इसका कि असम का है, तो असम का ऑर्गेनाइजेशन है ये। एमसीक्यू देखते हैं अब, देखो क्वेश्चन नंबर 20, हु वाज द ओरिजिनेटर ऑफ द डांस। ओके, डांस का ओरिजिनेटर कौन थे, शिवा, नटराज, नारद, विष्णु या ब्रह्मा। तो ये आप सबको पता होगा कि ओरिजिनेटर ऑफ डांस क्या था, कि शिवा, जो नटराज है। क्वेश्चन नंबर 21, विच इज द प्लेस विथ मार्क विद द ए स्टार। तो यहाँ पे मैप देखो, पहले ऑप्शन है यहाँ पे, और मैप देखो। तो ये जो यहाँ पे मैप दिख रहा है आपको, कि ये जो स्टार प्लेस है, ठीक है, वो कौन सी प्लेस को डिनोट करता है, तो हमारा आंसर है हम्पी को। ठीक है, अब आगरा और दिल्ली तो हो नहीं सकता, क्योंकि वो तो नॉर्थ इंडिया में आता है यहीं पे। ठीक है, तो हमारे पास 2 ऑप्शन बनते हैं, एक तंजावुर और एक हम्पी। तो उसमें से आंसर हम्पी है। मैं दोनों को लोकेशन आपको दिखा देता हूँ। ये है हम्पी का लोकेशन, जो कि यहाँ पे कर्नाटक में है। ठीक है, और ये है तंजावुर का, जो कि कहाँ है, तमिलनाडु में है। ठीक है, तो यहाँ से ये हमारा ऑप्शन होगा हम्पी। क्वेश्चन नंबर 22, द क्रॉप्स गिवन ब्रैकेट्स आर क्लासिफाइड एज अ खरीफ एंड राबी क्रॉप्स, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन बिलोस। तो देखो ये जो क्वेश्चन है ना ABCD वाले, उसमें आपको ये जो इतने बड़े बड़े ऑप्शन होते हैं, उसमें से आपको कोई भी एक चीज अच्छे से याद होनी चाहिए, राबी या खरीफ। कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम होता है, तो आपको अगर एक चीज अच्छे से याद होगी तो पूरा MCQ आपका सही हो जाएगा। देखो हमारा आंसर है इसमें डी। अब मैंने ये क्यों लिखा है, क्योंकि कई जगह आप अलग अलग मटेरियल में देखोगे तो अलग अलग आंसर कहीं पे है, और बुक में ये आंसर दिया हुआ है 80 पेजिस, पेज नंबर पे जो पल्सेस करके एक टॉपिक है, उसके अंदर ही सारी चीजें मिल जाती है। मतलब मसूर का स्पेलिंग कहीं पे MASUR देखने को मिल जाएगा, ऐसे ऐसे डिफरेंस है, कहीं पे गलत नहीं है, पर इस तरह से। तो आपको बुक देखना है तो बुक का आप देख सकते हो 80 पेज पे। तो राबी क्रॉप जो मसूर एंड ग्राम है, एंड खरीफ क्रॉप जो उड़द एंड मूंग है। तो आपका आंसर होगा 22 में डी। क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज कॉल्ड कॉटन पॉलिस ऑफ इंडिया फॉर कॉटन टेक्सटाइल्स। तो कौन है जो कॉटन पॉलिस ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, तो उसका आंसर है मुंबई। ओके, अहमदाबाद भी जाना जाता है, तो किससे जाना जाता है, अहमदाबाद इज अ मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट और डेनिम सिटी ऑफ इंडिया। देखो ये भी अगेन कंफ्यूजिंग वाले हैं, तो इसको अच्छे से सेपरेटली याद रखना कि मुंबई के लिए क्या वर्ड यूज होता है, कॉटन पॉलिश ऑफ इंडिया, एंड अहमदाबाद के लिए मैनचेस्टर ऑफ द ईस्ट और डेनिम सिटी ऑफ इंडिया, 2 नाम है इसके। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, विच इज द बिगेस्ट चैलेंज बिफोर द वर्ल्ड। ओके, इंक्रीज पॉपुलेशन, पॉवर्टी इन द डेवलपिंग कंट्रीज, टेररिज्म एंड इनर स्टेट बॉर्डर डिस्प्यूट। तो बिगेस्ट जो प्रॉब्लम है बिफोर द वर्ल्ड वो क्या है, टेररिज्म है। ठीक है, तो ये था हमारा सेक्शन ए। अब देखते हैं सेक्शन बी। देखो सेक्शन बी में क्या है, आंसर एनी 9 क्वेश्चंस आउट ऑफ 12 क्वेश्चन। टोटल 12 क्वेश्चन है, उसमें से आपको 9 क्वेश्चन लिखने हैं। तो देखो, राइट अबाउट इंडिया इन टर्म्स ऑफ कल्चर। तो इसके बारे में हम क्या लिख सकते हैं,
कि द पीपल ऑफ इंडिया फ्रॉम प्री हिस्टोरिक पीरियड्स हैव कंट्रीब्यूटेड टू द पीपल ऑफ द वर्ल्ड। ओके, हमारे जो पीपल उन्होंने बहुत सारा कंट्रीब्यूट किया है पूरे वर्ल्ड में। द आर्ट ऑफ आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर आर 5000 ईयर ओल्ड। अब देखो ये सारी चीज़ें कहाँ से, अब इंडियन कल्चर की बात करें तो वो कल्चर तो पूरे जितने भी कल्चर वाले चैप्टर है उसमें इंडियन कल्चर तो दिखता ही है। तो ये जो मैंने लिए हैं लाइंस वो है फर्स्ट चैप्टर में से जो कल्चरल हेरिटेज है उसके अंदर से लिए। ठीक है, कल्चर के बारे में आप जो चाहो वो लिख सकते हो, तो उसी के अंदर से लिया हुआ है। 2 मार्क्स का है तो उसी हिसाब से 4-5 पॉइंट्स आपको लिखने होंगे। तो द आर्किटेक्चर आर्ट ऑफ आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर आर 5000 ईयर ओल्ड। The remains of Indus Valley civilization is an evidence of this. On seeing the remains of figures of god and goddesses, human, animal, several toys, as well as sculpture of bearded man and the statue of dancer, one feels self-esteem and pride in our culture heritage. तो हम कल्चर हेरिटेज में क्या क्या देखते हैं कि हमारे पास जो सिंधु संस्कृति है, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, वो इसका सबूत है। फिर जो ये सारे फिगर है हमारे देवी देवताओं के, जो मूर्तियाँ वगैरह होती है, उसमें ह्यूमन, एनिमल, सब तरह की चीज़ें इंक्लूड होती है। तो ये सारी चीजें हमारी किस में आएगी, इंडिया इन टर्म्स ऑफ कल्चर। क्वेश्चन नंबर 26, व्हाई डू वी रिस्पेक्ट द रिवर्स बाय कॉलिंग देम लोक माता। अब देखो हम जानते हैं कि रिवर को क्या कहते हैं, लोक माता कहते हैं, पर ये वर्ड जो है वो सिर्फ एक्सरसाइज में है। ठीक है, अगर पूरा फर्स्ट चैप्टर पढ़ोगे तो आपको कहीं पे लोक माता दिखा हुआ नहीं मिलेगा, एक्सरसाइज में मिलेगा। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या कि क्यों उनको रिस्पेक्ट देते, लोक माता कहते, तो उसका आंसर है एंशियंट इंडियन कल्चर हैड फ्लरिश्ड ऑन द रिवर बैंक ऑफ इंडस एंड रावी। सेकंड पॉइंट इज दिस, द रिवर लाइक गंगा, यमुना, सरस्वती, इंदस, नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी हैव प्रोफाउंडली इन्फ्लुएंस्ड द लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। थर्ड पॉइंट इज दिस, द रिवर वाटर्स हैव मेड ह्यूमन लाइफ ब्यूटीफुल एंड प्रॉस्परस। तो हमें जो जो चीज़ें रिवर से मिलती है इसलिए हम उसको रिस्पेक्ट करते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, लोक माता कहते हैं। देयरफॉर वी रिगार्ड रिवर्स एज अ लोक माता। देखो यहाँ पे जो आंसर है वो मैंने कहीं पे बुक से होते हैं या कहीं ना किसी मटेरियल से होते हैं या फिर मैंने खुद से बनाए हुए होते हैं। आपको इसमें ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको कहीं मटेरियल या बुक में दिखे वैसे ही आंसर एग्जैक्टली आपको बोर्ड में लिखने होते हैं। आप अंडरस्टैंडिंग कर लो, फिर अपनी तरफ से बना के लिख सकते हो। क्योंकि लोक माता में रिवर के बारे में आप जो चाहो वो अपने हिसाब से लिख सकते हो उसके रिगार्डिंग। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि एग्जैक्ट आपको रट्टा लगाना है, आप अपनी समझ के हिसाब से लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 27, राइट इन ब्रीफ अबाउट अमीर खुसरो। तो अमीर खुसरो के बारे में क्या क्या है, तो मोस्ट आउटस्टैंडिंग लिटरेरी फिगर ऑफ मीडियल लिटरेचर पीरियड वॉज अमीर खुसरो। ही वॉज अ पोएट, हिस्टोरियन, मिस्टिक, सेंट एंड कंपोजर ऑफ म्यूजिक। ही वॉज ऑल्सो डिसिपल ऑफ निज़ामुद्दीन औलिया, वो उनके स्टूडेंट थे निज़ामुद्दीन औलिया के। ही रोड द आशिका, द नाह सिफहर, द किरातुल सदायान एंड द खज़ेन उल फतूह एंड सेवरल अदर वर्क्स ऑफ पोवर्टी। तो उन्होंने इन सारे फील्ड्स में काम किया था। क्वेश्चन नंबर 28, गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ लिटरेचर ड्यूरिंग द रेन ऑफ अकबर द मुगल किंग। तो उनका जो शासन काल था उनके बारे में हमें लिखना है। तो हिंदी लिटरेचर मेड ए सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस ड्यूरिंग अकबर्स रेन, के उनके जो शासन काल था उन टाइम पे हिंदी लिटरेचर का बहुत बड़ा विकास हुआ था। तुलसीदास एंड सूरदास रोट इन दिस पीरियड, तो उनके टाइम पे दो कवि हो गए, तुलसीदास और सूरदास। द ग्रेट पोएट केशव दास रोट ऑन लव एंड सेपरेशन, रहीम्स, दोहास आर स्टिल पॉपुलर ऑल ओवर द इंडिया। अब्दुल फजल रोट आईने अकबरी एंड अकबरनामा। अब देखो ये अब्दुल फजल का 1 मार्क्स का आगे भी क्वेश्चन आया था तो इसमें भी काम आ गया। तो उन्होंने आईने अकबरी एंड अकबरनामा लिखी थी। ठीक है, तो वो 28 था। अब 29 देखते हैं। ये जो 29 क्वेश्चन है वो ऑलरेडी फर्स्ट जो मॉडल पेपर है यानी कि जो गुजरात बोर्ड का सैंपल पेपर था उसमें भी सेम क्वेश्चन था। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सॉइल आर देयर इन इंडिया एंड विच आर दे। तो टोटल कितने टाइप्स है, टोटल 8 टाइप्स है। ठीक है, तो उन्हें डिसाइड कौन करता है कि 8 टाइप्स में डिवाइड करेंगे, तो ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। तो कौन से टाइप है, तो इसका ये शॉर्ट तरीका आप याद कर सकते हो ऐसे ही, जिस मैंने इसी तरह से बनाया हुआ है। फार्म BDML, फार्म मीन्स के F मतलब फॉरेस्ट, A मतलब एल्यूवियल सॉइल, R मतलब रेड सॉइल, M मीन्स मार्शी और पिटी सॉइल, B मीन्स ब्लैक सॉइल एंड D मीन्स डेजर्ट सॉइल एंड M मीन्स अगेन माउंटेन सॉइल एंड L मीन्स लेटराइट सॉइल। तो इतने टाइप के सॉइल है हमारे पास, 8 टाइप्स के सॉइल है।
क्वेश्चन नंबर 30, मेंशन 4 इम्पैक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन। तो 4 इम्पैक्ट कौन से होंगे डिफॉरेस्टेशन के? तो देखो, कुछ आंसर ऐसे जो आपकी बुक में डायरेक्टली दिए गए, तो उसको मैंने टाइप नहीं किया है, डायरेक्टली बुक में से ले लिया है, और वो मैं यहाँ पे पढ़ूंगा भी नहीं, क्योंकि वो आपका फिर टाइम वेस्ट होगा। तो आप उसे अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हो जितना भी अंदर दिया हुआ है बुक में, उसी हिसाब से। तो आपको उसके मेंशन से 2 मार्क्स का है तो उसके हिसाब से लिखना है, 3 मार्क्स का है तो उसके हिसाब से लिखना है, ठीक है? ओके, तो ये जो इम्पैक्ट है वो किसके? डिफॉरेस्टेशन के। क्वेश्चन नंबर 30 में। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं, मेंशन 4-5 रीजंस ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ। तो कौन से ऐसे 4-5 रीजन है जिसके वजह से वाइल्ड लाइफ डिस्ट्रक्ट हो रहा है? तो इसमें तो बहुत सारे दिए हुए, तो इसको समझ के आपको 2 मार्क्स में ओनली लिखना है, तो 3 या 4 पॉइंट्स लिख सकते हो कि कौन से रीजन है डिस्ट्रक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ के। क्वेश्चन नंबर 32, मेंशन द रेमेडीज फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज। हम वाटर रिसोर्स के लिए कंजर्व करने के लिए, यानी उनको बचाने के लिए वाटर रिसोर्स को हम कौन सी रेमेडीज, यानी कि उसके लिए क्या क्या कर सकते हैं उसे बचाने के लिए? तो देखो, डेवलपमेंट ऑफ वाटर शेड रीजन्स एंड रेन वाटर हार्वेस्टिंग आर वेरी इंपॉर्टेंट रेमेडीज फॉर द कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज। देखो, ये जो 2 है, वाटर शेड रीजन एंड रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ये आपको कंपलसरी अगर ये पूछता है तो उसमें लिखना ही है, क्योंकि इसी के बारे में बुक में अगर इस 11th चैप्टर में देखोगे तो उसके बारे में डिटेल से बहुत कुछ दिया हुआ है। तो ये तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वाटर शेड रीजन बनाने चाहिए और रेन वाटर हार्वेस्टिंग करना चाहिए। उसके बाद है कि वाटर क्या है? इट्स अ नेशनल प्रॉपर्टी। अगर नेशनल प्रॉपर्टी होती है तो इट्स अ ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टू सी दैट इट्स अ डिस्ट्रीब्यूटेड जुडिशियली फॉर एंटायर कंट्री, यानी उसको इक्वली तरीके से हर जगह पहुंचाना चाहिए। If there is any interstate water dispute, it should be solved at the earliest, and so that the construction of reservoirs by building the dams across the rivers is not delay. कहीं पे अगर dispute है तो उसे जल्दी ही solve करना चाहिए, तो वहाँ पे क्या बनाया जाए? रिजर्वायर बनाया जाए, डैम्स बनाया जाए, ताकि वो देर ना हो सके। क्वेश्चन नंबर 33, give information on sugar industry which stand second after textile in agrarian industry in India। तो शुगर इंडस्ट्री है जो सेकंड में है आफ्टर टेक्सटाइल के बाद एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में। तो उसके बारे में तो अंदर डायरेक्टली दिया हुआ है शुगर इंडस्ट्री, ठीक है? पूरा बुक में कंप्लीट दिया हुआ है, यहाँ पे देखो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री इन इंडिया, तो उसके हिसाब से आप लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 34, गिव इंफॉर्मेशन ऑन इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन। तो इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन के बारे में इंफॉर्मेशन मांगी है, तो सेम चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है। ये जो पूरा जो मैं अभी बोल रहा हूँ वो सारा पीडीएफ भी आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा, सो डोंट वरी अबाउट इट, आप उसमें से देख के भी कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 35, द पुअर लिव इन वेल्थी इंडिया, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट। तो उसमें किस तरह से है ये कि ये जो है पूरा पैसेज वो इसी के बारे में है कि इंडिया इज बेस्ट आउट विथ नेचुरल रिसोर्सेज इन लार्ज क्वांटिटी एंड प्रॉस्परस इन नेचुरल रॉ मटेरियल, यानी कि हमारे पास इस तरह का, मतलब ये जो पूरा ज्योग्राफिकल एरिया है इंडिया में, कि उसमें जो नेचुरल रॉ मटेरियल है, यानी कि जिसे कच्चा माल कहते हैं, किसी भी तरह की इंडस्ट्री में यूज होता है, वो हमें लार्ज क्वांटिटी में मिल जाता है और अच्छे से मिल जाता है। बट बिकॉज ऑफ लेक ऑफ एबिलिटी टू मेक वर्थी प्रॉफिट फॉर देम, lack of education, training and skill, defective planning since years, these natural resources have been utilized to their best possible extent for welfare of people। यानी कि हमारे पास रिसोर्सेज तो है पर उस तरह की हमारे पास क्या कहते हैं टेक्नोलॉजी नहीं है, हमारे पास एजुकेशन नहीं, ट्रेनिंग एंड स्किल्स नहीं है, इसलिए ये सारी चीज़ें क्या हो रही है? वेस्ट हो रही है, कि प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज नहीं हो रही है, जिसका बेस्ट रिजल्ट मिलना चाहिए था वो नहीं मिल रहा है, ठीक है? तो एज अ रिजल्ट ऑफ प्रपोर्शन ऑफ पॉवर्टी हैज नॉट रिड्यूस, सो इट सेड दैट पुअर लिव इन वेल्थी इंडिया। ओके, क्वेश्चन नंबर 36, विच इंस्टीट्यूशन हैज द, वैसे इसका आंसर बहुत बड़ा हो सकता था 35 का, बट 2 मार्क्स है तो उसके हिसाब से लिखना है। विच इंस्टीट्यूशन हैज द लोगो गिवन बिलो। तो लोगो हमें दिया हुआ है, तो देखो एक्चुअली लोगो ये था, मैंने टेक्स्ट बुक में पूरा ये लिया हुआ है, ये लोगो था BIS का, तो आपको आंसर यहाँ से लिखना है, ठीक है? यहाँ तक कि सिंस 1986 इट्स नोन एज अ BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, द गुड्स दैट मीट द डिस्क्राइब स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी आर अलाउड टू यूज ISI मार्क्स, ठीक है? तो ये BIS के बारे में ओनली दिया हुआ है, ये लोगो दिया था मानक पथ प्रदर्शक। सेक्शन C देखते हैं जिसमें 3 मार्क्स के क्वेश्चन है। आंसर एनी 6 क्वेश्चन आउट ऑफ 9 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 37, राइट अबाउट गरबा एंड गरबी इन गुजरात।
तो इसके बारे में पूरा एक पैसेज दिया हुआ है टेक्स्ट बुक में, मैंने वही यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप देख सकते हो उसके अंदर कि गरबा और गरबी के बारे में गुजरात में क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या हम लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, राइट अ शॉर्ट नोट रेड फोर्ट ऑफ दिल्ली। तो अगेन सेम कॉन्सेप्ट है, पूरा कंप्लीटली टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। रेड फोर्ट जो हमारा 5th या 6th चैप्टर शायद से उसमें दिया हुआ है। तो रेड फोर्ट के बारे में इतनी सारी चीज़ें दी हुई है, तो आप 3 मार्क्स के अप्रोप्रिएट तरीके से आप लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 39, राइट अ नोट ऑन पिलग्रिमेज प्लेसेस इन इंडिया। पिलग्रिमेज यानी कि जो यात्राड़ू होते हैं, जो वहाँ हर जगह इसी तरह से जाते हैं, घूमते हैं, वो सारी चीज़ें कौन सी होती है। तो इंडिया में पिलग्रिमेज यानी जो यात्रा वगैरह करते हैं, 4 धाम यात्रा जिसे कहते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाएगी आपको। ठीक है, तो ये जो पैसेज है वो आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 40, स्टेट द डाइवर्सिटीज अबाउट द एनिमल्स लिविंग इन द इंडियन फॉरेस्ट। तो डाइवर्सिटीज कौन सी जो इंडियन फॉरेस्ट में रहते हैं लिविंग, तो उसके लिए भी ये वाइल्ड लाइफ डाइवर्सिटी, उसको वर्ड देखो, इसको चाहे तो आप ये शॉर्ट नोट अबाउट द वाइल्ड लाइफ डाइवर्सिटी भी पूछ सकते थे, तो इसको अलग तरीके से पूछ लिया। तो वो वही सारी चीज़ें जो डायरेक्टली वाइल्ड लाइफ डाइवर्सिटी में दी हुई है, 3 मार्क्स में है ये। क्वेश्चन नंबर 41, व्हाट इज मीन बाय मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट एंड स्टेट द ऑब्जेक्टिव्स। तो देखो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है क्या, तो अगर कहीं भी आपको डेफिनेशन देखे कि मांगे या पूछे कि मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट की डेफिनेशन क्या है, तो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट की डेफिनेशन यहाँ तक है। ठीक है, ये है कि अ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट मीन्स टू सॉल्व वेरियस प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद रिवर वैलीज, ये पहली डेफिनेशन है। अब उसके ऑब्जेक्ट क्या है, तो ऑब्जेक्ट यहाँ से स्टार्ट होते हैं। It includes flood control, prevention of soil erosion, water for drinking and irrigation industry, water provide to settlements, generation of electricity, internal water transportation and entertainment, wildlife protection and development of fishery etc. बट 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो उसके बारे में ये ऊपर के भी जितने भी पॉइंट है कि मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट की ज़रूरत क्यों थी, उसके बारे में दिया हुआ है, तो आप ये सारी चीज़ें लिख लो। पर अगर अलग से डेफिनेशन पूछते तो यहाँ से स्टार्ट होगी और यहाँ पे फिनिश होगी, और ये सारे इसके ऑब्जेक्टिव है कि कौन से सारे चीजें हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 42, एक्सप्लेन हाउ प्रॉपर प्लानिंग ऑफ मैन पावर वुड बी प्रूव द बेस्ट इफ इंडिया वांट टू रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट। अगर इंडिया अनएम्प्लॉयमेंट रिड्यूस करना चाहता है तो प्रॉपर मैन पावर कैसे यूज कर सकता है प्लानिंग करके, तो उसके लिए एक 7th पॉइंट है जो आपको बता दूं, 142 पेज पे भी देखने को मिलेगा, एक पूरा है, उसके अंदर यहाँ पे दिया हुआ है कि एरियाज ऑफ एम्प्लॉयमेंट टू प्लान मैन पावर। तो इससे रिगार्डिंग ये पूरा पैसेज है, उसमें से आपको आंसर लिखना होगा। क्वेश्चन नंबर 43, राइट एनी 4 एग्रीकल्चर प्रोग्राम्स अनाउंस्ड बाय इंडियन गवर्नमेंट अंडर स्ट्रेटेजी फॉर पॉवर्टी इराडिकेशन इन इंडिया। यानी पॉवर्टी इराडिकेशन में जो गरीबी मिटाने के लिए जो गवर्नमेंट ने स्टेप्स उठाए, उसमें भी स्पेशली किसके लिए, एग्रीकल्चर प्रोग्राम के लिए। कितनी 4 स्कीम्स ऐसी लिखनी है हमें, तो देखो कौन सी 4 है। तो यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होता है, पॉवर्टी जो एलिवेशन प्रोग्राम है उसके अंदर ये सारी चीज़ें आती है। तो देखो ये 4 मेजर स्कीम्स है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, वैसे तो बहुत सारी है पर मैंने सिर्फ 4 ही ली है क्योंकि यहाँ पे 4 मांगा है इसलिए। दूसरी है प्राइम मिनिस्टर फार्म सेफ्टी इंश्योरेंस प्लान, थर्ड इज दैट नेशनल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम, एंड फोर्थ इनाम स्कीम। ये 137 पेज पे है, आप चाहो तो पूरा देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 44, व्हाट इज वुमन एम्पावरमेंट एंड व्हाट आर द ऑब्स्टिकल्स इन पाथ। तो देखो ये डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है, ठीक है। वुमन एम्पावरमेंट है क्या, तो वुमन एम्पावरमेंट इज टू रिकॉग्नाइज पोटेंशियल ऑफ वुमन एंड प्रोवाइड देम अपॉर्चुनिटी टू रियलाइज देयर पोटेंशियल। यानी उनके अंदर कितनी क्षमता है उनको रियलाइज कराने के लिए उनको पोटेंशियल प्रोवाइड किया जाए, उनको एजुकेशन दिया जाए या जॉब दी जाए, इस तरह से सारी चीज़ें। वुमन एम्पावरमेंट इज टू put an end to gender bias discrimination and provide equality status and equal opportunities to women। यानी जो जेंडर बायस चलता है वो सारी चीज़ें ना हो, डिस्क्रिमिनेशन मीन्स भेदभाव, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, उनको इक्वालिटी स्टेटस मिलना चाहिए और इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलनी चाहिए। तो उसे ये क्या कहते हैं, वुमन एम्पावरमेंट कहते हैं ऐसा करने को। अब उसमें ऑब्स्टिकल्स कौन से, ऑब्स्टिकल मीन्स अवरोध जिसे कहते हैं, उसमें क्या क्या बाधाएं आती है। तो ऑब्स्टिकल्स इन एम्पावरमेंट ऑफ वुमन, तो फर्स्ट आती है ये मॉडर्न कॉन्सेप्ट इन ट्रेडिशनल सोसाइटी। तो अभी भी हमारे इंडिया में जो है वो ट्रेडिशनल कंजर्वेटिव सोसाइटी है, तो एम्पावरमेंट वुमन इज अ मॉडर्न कॉन्सेप्ट, तो उसको एडजस्ट करने में प्रॉब्लम होती है। तो पहला कौन सा टॉपिक हुआ, मॉडर्न कॉन्सेप्ट इन ट्रेडिशनल सोसाइटी।
दूसरा है रिफ्यूजल टू रिकॉग्नाइज देयर पोटेंशियल, कि वुमेन डू नॉट चार्ज फॉर द हाउस होल्ड वर्क और वर्किंग इन एग्रीकल्चर लैंड ऑफ देयर फैमिली। ये बेसिकली किन वुमेन की बात कर रहे हैं, जो रूरल एरिया में बेसिकली रहती है। ये उनके लिए यहाँ पे है कि जहाँ पे एजुकेशन प्रॉपर नहीं मिल पाता, तो कोई वो चार्ज नहीं होता हाउस होल्ड करने का। ठीक है, तो उनको उनका पोटेंशियल पता ही नहीं चलता है इस पॉइंट के हिसाब से। दे डू नॉट हैव इनकम ऑफ देयर ओन। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट देखो कि फाइनेंशियल डिपेंडेंस नहीं होती है। फोर्थ पॉइंट लैक ऑफ एजुकेशन, एंड फिफ्थ इज लैक ऑफ अवेयरनेस। अगर एजुकेशन होगा नहीं तो अवेयरनेस आएगी नहीं। ठीक है, तो ये जो 5 पॉइंट है वो ऑब्स्टेकल्स है, वो उनको रोकते हैं डेवलपमेंट की तरफ। और वुमेन एम्पावरमेंट क्या है वो हमने देख लिया। क्वेश्चन नंबर 45, व्हाट शुड बी डन in India to reach the highest human development category according to Human Development Index। अब देखो, अभी हमने देखा था कि इंडिया किस इंडेक्स में आता था, हमने आगे देखा था तो वो मीडियम में आता था। ठीक है, तो हाईएस्ट में जाने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए, तो जो चैलेंजेस है ह्यूमन डेवलपमेंट पे, ठीक है, तो चैलेंजेस वो कैसे, हम स्पेशली फोकस किसके ऊपर होगा, तो वो उसमें होगा 3 टाइप्स में, हेल्थ, सेक्स रेशियो एंड वुमेन एम्पावरमेंट। इन 3 चीज़ों पे देखा जाएगा। ये क्वेश्चन डायरेक्टली बुक में नहीं दिया हुआ है, तो आपको इसे समझना है कि स्टार्टिंग में जो है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में ऊपर जाने के लिए इतनी चीज़ें होनी चाहिए, और इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा डिटेल से लिखना है। वैसे ये तीनों ही अलग अलग टॉपिक है, बहुत बड़े बड़े। देखो, ये हेल्थ के लिए इतना सारा दिया हुआ है, फिर जेंडर इक्वालिटी यानी कि जो सेक्स रेशियो था उसके बारे में इतना दिया हुआ है, देन आफ्टर दैट वुमेन एम्पावरमेंट के लिए इतनी सारी चीज़ें दी हुई। तो आपको 3 मार्क्स में इतनी सारी चीज़ें नहीं लिखनी है, बस थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो इंपॉर्टेंट होती है तीनों में से वो लिख देना है। सेक्शन डी, जिसमें सारे ही क्वेश्चन 4 मार्क्स के होंगे। तो 46 क्वेश्चन है, गिव इंफॉर्मेशन अबाउट वास्तुशास्त्र। ओके, वास्तुशास्त्र के बारे में इंफॉर्मेशन देना है, तो वो क्लियरली बुक में दिया हुआ है कंप्लीटली कि वास्तुशास्त्र के बारे में क्या क्या चीज़ें आप लिख सकते हो। उसके अंदर एक और ये पैराग्राफ है। क्वेश्चन नंबर 47, स्टेट द इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स मेड इन एग्रीकल्चर फील्ड इन इंडिया। तो कौन से इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स है, देखो दो तरह के रिफॉर्म्स है, एक तो टेक्नोलॉजिकल और इंस्टीट्यूशनल। तो यहाँ पे सिर्फ इंस्टीट्यूशनल पूछा हुआ है। तो इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स कुछ इस तरह से है, तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7 एंड 8 पॉइंट्स है यहाँ पे। ठीक है, तो इतने पॉइंट्स आपको 4 मार्क्स में लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 48, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया एंड विच आर दे, राइट नोट्स एनी 4 टाइप्स। ठीक है, तो एग्रीकल्चर कितने टाइप्स की होती है, तो देखो यहाँ पे दिया हुआ है, टाइप्स ऑफ फार्मिंग, सब्सिस्टेंस फार्मिंग, ड्राई फार्मिंग, वेट फार्मिंग, शिफ्टिंग जिसे जूम एग्रीकल्चर कहते हैं, प्लांटेशन एग्रीकल्चर एंड इंटेंसिव फार्मिंग। तो यहाँ पे 6 टाइप्स की फार्मिंग दी हुई है, पर उसमें से आपको कितनी लिखनी है, आपको लिखनी है ओनली 4 टाइप्स में लिखना है। राइट नोट्स ऑन ओनली 4 टाइप, लिखने सारे हैं कि कितने टाइप्स के, 6 टाइप के। कौन से सब्सिस्टेंस, ड्राई, वेट फार्मिंग, शिफ्टिंग, प्लांटेशन एंड इंटेंसिव, ये 6 के नाम लिखो और उसमें से कोई भी 4 एक्सप्लेन करो कि उसमें क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 49, एक्सप्लेन प्राइस राइज इज अ बेनिफिशियल टू एज वेल एज हिंड्रेंस इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब देखो, ये क्वेश्चन भी टेक्स्ट बुक में अलग अलग पैराग्राफ में दिया है, मैंने दोनों को सम अप किया है, तो इसको समझना। प्राइस राइज जो है वो बेनिफिशियल भी है और हिंड्रेंस भी। हिंड्रेंस मीन्स ऑब्स्टेकल था ना, वही वर्ड है। हिंड्रेंस मतलब रुकावट बनता है डेवलपमेंट में, तो वो बेनिफिशियल भी है प्राइस राइज और अवरोध भी है। तो वो कैसे होता है, तो देखो, ये जो फर्स्ट इसी चैप्टर का जो प्राइस राइज वाला चैप्टर है, उसमें फर्स्ट पैराग्राफ में ही दिया हुआ है कि प्राइस राइज अलोंग विद द स्टेबिलिटी इज बेनिफिशियल फॉर इकोनॉमी। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट होता है, ये जो यहीं से है, ये कंटिन्यूस और कांस्टेंट से। तो ये जो पहला पैराग्राफ है वो किसके बारे में दिया हुआ कि प्राइस राइज बेनिफिशियल है। अब बेनिफिशियल नहीं है यानी कि हिंड्रेंस है, वो कहाँ पे, तो दूसरा पैराग्राफ यहाँ पे दिया हुआ है कि यहाँ पे ये जो 4 मेजर है 1 2 3 4 5 6, वो क्या कहते हैं कि इन्फ्लेशनरी प्राइस राइज इज अ हिंड्रेंस फॉर द इकोनॉमी। वो हिंड्रेंस यानी कब बाधा बनता है इकोनॉमी डेवलपमेंट में, तो उसके ये 6 रीजंस हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पैराग्राफ और ये है जो दोनों अलग अलग है, उनके बारे में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 50, गिव इंफॉर्मेशन ऑन केमिस्ट्री एज अ केमिस्ट्री इज एन एक्सपेरिमेंटल साइंस। ये केमिस्ट्री एक्सपेरिमेंटल साइंस है, उसको एक्सप्लेन करना है। तो उसका तो क्लियरली पूरा पैसेज दिया हुआ है, केमिस्ट्री अल्केमिकल लोअर जिसे कहते हैं। ओके, तो ये है और यहाँ तक है, सिर्फ यहाँ तक। ओके, ये इसी के बारे में दिया हुआ है। तो ये किसके बारे में था, केमिस्ट्री इज एन एक्सपेरिमेंटल साइंस।
51 स्टेट द सोशल इफेक्ट ऑफ टेररिज्म। टेररिज्म की सोशल इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं? तो टेक्स्ट बुक में हमें इतने 4 दिए हुए सोशल इफेक्ट ऑफ टेररिज्म। और टेररिज्म एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में आप बना के भी लिख सकते हो। ये 4 के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, तो जो आप बना के भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो। इसमें इतने पॉइंट्स है। ये क्वेश्चन नंबर 51 हो गया। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। तो देखो 52 जो है वो मैप है और मैप कंपलसरी है। 46 और 51 में से आपको सारे क्वेश्चन कंपलसरी नहीं लिखने होते, उसमें आई थिंक 4 या 5 क्वेश्चन है। इंस्ट्रक्शन नहीं लिखी थी सेक्शन डी में, तो देख लेना उसमें, सॉरी उसके लिए। अब 52 देखो कि 52 में क्या दिया हुआ है। ये 4 दिए हुए, एल्यूवियल सॉइल, दचिगाम नेशनल पार्क, वन स्टेट प्रोड्यूसिंग टी आसाम, वन सेंटर प्रोड्यूसिंग आयरन एंड स्टील विथ नेम। ये 4 कंपलसरी पूछे और उसके कहीं पे बाजू बाजू में ऐसे AX करके लिखा हुआ है, सुंदरवन सेंचुरी, वन स्टेट प्रोड्यूसिंग ग्राउंड नट गुजरात, वन सेंटर कॉटन टेक्सटाइल। तो ये जो है वो एक्स्ट्रा है, प्रैक्टिस के लिए दिए हुए। तो मैंने सारे कवर कर लिए मैप में, तो आप देखना। तो सबसे पहले देखो इंडिया का मैप देखो और उसमें एल्यूवियल सॉइल। तो एल्यूवियल सॉइल के लिए मैंने टेक्स्ट बुक की फिगर ली हुई है कि एल्यूवियल सॉइल कहाँ है। तो देखो यहाँ पे जो येलो येलो पोर्शन दिख रहा है, यहाँ से लेके ये सारी कौन सी है? एल्यूवियल सॉइल है। तो आपको उतनी वहां पे ड्रॉ करना पड़ेगा उसके हिसाब से मैप में। ओके। सेकंड देखो दचिगाम नेशनल पार्क। तो दचिगाम नेशनल पार्क कहाँ है? तो वो है जम्मू कश्मीर में। तो दचिगाम नेशनल पार्क कहाँ है? यहाँ पे है। थर्ड देखो वन स्टेट प्रोड्यूसिंग टी आसाम। तो आसाम कहाँ पे है वो देखना है, तो यहाँ पे है आसाम। ये रहा, ये पूरा क्या है, ये जो मैं रेड लाइनिंग कर रहा हूँ वो क्या है? आसाम है। वो आपको वहाँ पे लिखना है। फिर थर्ड, सॉरी थर्ड हो गया। फोर्थ, वन सेंटर प्रोड्यूसिंग आयरन एंड स्टील विथ नेम। तो आयरन एंड स्टील कहाँ पे? कोई भी एक सेंटर लिखना है, तो वो गुजरात का लिख देते हैं, हजीरा, जहाँ पे आयरन एंड स्टील का यहाँ पे सेंटर है प्रोड्यूसिंग का। उसके बाद देखते हैं सुंदरवन सेंचुरी। ठीक है, सुंदरवन सेंचुरी कहाँ पे है? तो सुंदरवन सेंचुरी है वेस्ट बंगाल में। एंड वन स्टेट प्रोड्यूसिंग ग्राउंड नट गुजरात। तो गुजरात कहाँ है? यहाँ पे, जहाँ पे ग्राउंड नट होता है। देन आफ्टर दैट वन सेंटर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री विथ नेम। तो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए अभी हमने देखा था कि मुंबई को कहते हैं कॉटन पॉलिस ऑफ इंडिया, तो इसे हम क्या कहते हैं? मुंबई को बता देते हैं। ठीक है, तो ये सारे मैप है। मैप कंपलसरी आता है, तो मैप की प्रैक्टिस थोड़ी अच्छे से करना, वो कंपलसरी है आपके अंदर। ठीक है, तो ये हमारा एसएस का सेकंड पेपर का पूरा सॉल्यूशन था। इसका PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक में, तो आप उसे भी ध्यान से डिटेल से देख सकते हो। और आगे फर्दर भी एसएस के पेपर और मैथ्स के भी पेपर कंटिन्यूसली आते रहेंगे 1 बाय 1। पहले मैथ्स का आएगा, फिर एसएस आएगा, मैथ्स एसएस ऐसे चलता रहेगा, अप टू 5 पेपर्स तक आएगा। ठीक है, तो वेट करो, जस्ट मिल जाएगा सॉल्यूशन जल्दी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।